हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ रहने वाले हैं आचार्य अनिल वत्स जी, जो कि ज्योतिष की हर विधा में पारंगत हैं, वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं। और खासकर आज के पॉडकास्ट में उन्होंने हमें बताया है कि कैसे नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ये बताया है उन्होंने कि कौन से नक्षत्र वालों के मित्र नक्षत्र कौन से हैं, शत्रु नक्षत्र कौन से हैं, अच्छे और बुरे नक्षत्र कैसे आपके जीवन पर किस ढंग से प्रभाव डालते हैं, सारी बातें आपको मालूम चलेंगी। आज पार्ट 1 मैं आपको दिखा रही हूं, लेकिन अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने होगा। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स भी अब 1,00,000 लोगों का परिवार हो चुका है। आप यहां पर मेरे पॉडकास्ट के छोटे चंक्स देखते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आपको दिखाते हैं आज के पॉडकास्ट का पार्ट 1। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं नक्षत्रों के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि राशि की बात करने वाले ज्यादा लोग होते हैं, नक्षत्र की बात करने वाले कम लोग होते हैं। आज के पॉडकास्ट को मैं कहूंगी एक पूर्ण अध्ययन के तौर पर आपको देखना चाहिए। सिर्फ किसी व्यक्ति को देख भर के आप ये बता पाएंगे कि वो किस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कौन से नक्षत्र वाले हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, वो कौन से नक्षत्र वाले हैं जो आपके लिए अशुभ हैं, वो कौन से नक्षत्र वाले हैं जो आपसे मिलेंगे तो आपको प्रसन्न कर देंगे, और वो कौन है जो इतना कष्ट देंगे जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट। ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में आपको समझ आ जाएंगी। आज 9 नक्षत्रों के ऊपर हमने चर्चा की है। शुरुआत के 9 नक्षत्र, इसके बाद जो 18 नक्षत्र बचे हैं उनके ऊपर 2 आगे पॉडकास्ट लेके मैं आऊंगी। तो ये एक सीरीज है जिसका पहला पॉडकास्ट आज आप देख रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, पॉडकास्ट में आप ये भी समझ पाएंगे कि ज्यादातर हम जो चंद्र नक्षत्र की बात करते हैं उसके साथ साथ सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति, सबके नक्षत्रों को देखना चाहिए। पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के जो हमारे अतिथि हैं वो ज्योतिष की हर विधा में पारंगत हैं, वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं, दैवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी। पहले भी आप चिंतामणि में उन्हें देख चुके हैं, और नक्षत्र वाला जो पॉडकास्ट हमने गुरुजी के साथ किया था, आपने उसको बहुत स्नेह दिया था। उम्मीद करती हूँ आज का पॉडकास्ट भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं आचार्य अनिल वत्स जी का। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। आज हम नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह कि आज का ये पॉडकास्ट देख के सिर्फ हमारा नक्षत्र कौन सा है उससे ही भविष्य कैसा होगा ये मेरे व्यूअर समझ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। हमने हमेशा गुरुजी ये सुना है कि राम जी का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ। हम ये जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। अब किसी को ये नहीं पता है कि कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि में अगर हुआ तो वो लग्न उनकी कौन सी थी, शुक्र कहाँ बैठा था, राहु केतु कहाँ बैठे थे, ये कोई नहीं जानता। तो मतलब ये तो समझ आता है कि पुराने ज़माने में भी शायद नक्षत्रों के आधार पर ही भविष्य बताया जाता था, और हम नक्षत्र अपना भूल जाते हैं जन्म के ठीक बाद ही। राशि हमें याद रहती है, लग्न हमें याद रहती है, राहु केतु और शनि याद रहते हैं गुरुजी, नक्षत्र हम भूल जाते हैं। तो हम नक्षत्रों पर एक एक करके चर्चा करें। उसके पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि नवतारा नक्षत्र विधि, जिसके बारे में सुना तो बहुत है हमने, लेकिन हम जानते नहीं है वो क्या है। इसमें अशुभ और शुभ भी होता है क्या? भाई, सबसे पहले तो मैं आपके एसकेटी इस चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके योगक्षेम की भगवान से कामना करता हूं। पर शालिनी, तुमने ये बड़े अद्भुत प्रश्न पूछे हैं, और ये बहुत सारे प्रश्न हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि नक्षत्र ज्योतिष मुख्य आधार है। राशि और नक्षत्र जब हम गुण मिलान भी करते हैं तो उसमें 8 गुण मिलाते हैं, तो उसमें 4 गुण तो नक्षत्रों पर आधारित हैं और 4 गुण जो होते हैं राशियों पर आधारित होते हैं। तो ये सही है कि ये जो नक्षत्र हैं हमारे 27 नक्षत्र, यूँ तो 28वां नक्षत्र अभिजित भी है, राम जी का जन्म जिस अभिजित नक्षत्र में आपने कहा,
तो लेकिन हम जब गणना करते हैं तो 27 नक्षत्रों की बात प्रचलित ये ज़्यादा होते हैं, और ये सही है कि नक्षत्र हमारे लिए शुभ हैं या अशुभ हैं। दरअसल कोई भी नक्षत्र अशुभ नहीं है। नक्षत्र तो एक विलास है। इस ब्रह्मांड के अंदर ये 27 विला हैं, और कहते भी है ना, यो न क्षयति इति नक्षत्र, जिसका नाश ना हो उसे नक्षत्र कहते हैं। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों के अगर हम 3 विभाग कर लें तो एक विभाग में 9, दूसरे विभाग में फिर 9 और फिर 9, तो 9 दूनी 18 और 9 दिया 27 नक्षत्र हो गए ये। अब इन 27 नक्षत्रों में जो प्रथम विभाग है और जो दूसरा विभाग है, इसका आदि और अंत जो नक्षत्र है इसे गंडमूल कहते हैं। यानी पहला और जो 9वां नक्षत्र होगा ये गंडमूल का होगा, 10वां और 19वां नक्षत्र दूसरे विभाग का जो होगा ये भी गंडमूल होगा, और ऐसे ही 20वां और जो 27वां नक्षत्र होगा ये भी गंडमूल का होगा। तो ये गंडमूल के नक्षत्र हैं जिसकी हम चर्चा फिर कभी कर लेंगे आपसे। पर ये सही है कि हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, हम ये देखते हैं कि उसका नक्षत्र क्या है, क्योंकि नक्षत्र से हमें उसका स्वभाव, हमें उसके पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के आयोजन, पूर्व जन्मों में माता पिता के साथ उसका व्यवहार कैसा था, पत्नी के साथ कैसा था, बच्चों के प्रति उसके कर्तव्य क्या थे, अगर वो जॉब कर रहा था तो बॉस के प्रति उसके कर्तव्य क्या थे, अगर उसके नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था। ये नक्षत्र से पता चल जाएगा? ये नक्षत्र ही तो बताएंगे। अच्छा, ये भी पता चलेगा आप पड़ोसी पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो आ जाएगा। इसमें इतनी डिटेल होगी, यही सारी डिटेल ये 9 ग्रह लेके हमें देते हैं। यानी सारा जो मॉल है, ये जो 9 मॉल है हमारे, जिसमें अलग अलग 27 एक माल में 9 नक्षत्र हैं, फिर दूसरे इस तरह 9 9 18 27, हर नक्षत्र के पास हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का डाटा है। अच्छा। अब आपने इस जन्म में मान लीजिए, मेरा जन्म मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में हुआ, हाँ। भगवान कृष्ण का भी रोहिणी में है मान लीजिए, हाँ। तो इससे मुझे पता चलेगा कि क्रम से अश्वनी, भरणी, कृतिका और अब रोहिणी, हाँ। ये जो चौथा नक्षत्र है ये मेरा जन्म नक्षत्र है। पूर्व जन्मों में मेरा सारा डाटा इस नक्षत्र के पास है। मैं यहाँ से अपनी पेन ड्राइव लगाऊंगा, और मेरी जो पेन ड्राइव होगी वो ज्योतिष की होगी, चंद्रमा मेरी पेन ड्राइव है। वो लगाते ही मेरा सारा डाटा जो है चंद्रमा के माध्यम से मुझे मिलेगा। जब मैं सूर्य की पेन ड्राइव लगाऊंगा तो मेरे जो आत्मीय कर्म हैं वो सामने आएंगे। जब चंद्रमा की पेन ड्राइव लगती है तो मेरी कल्पनाएं, मेरी भावनाएं, मन के तल पे मैंने क्या काम किए अच्छे या बुरे, वो पता चलते हैं। बृहस्पति की पेन ड्राइव लगने से मैंने ज्ञान क्या अर्जित किया, मैंने कौन से गुरु बनाए, किन से मैंने कितने आशीर्वाद लिए, किन से श्राप लिए, किन का दिल दुखाया, कितना मैंने तपस्या करी। और जब मैं मंगल की पेन ड्राइव लगाऊंगा तो पता चलेगा मेरे भाई बहनों के प्रति व्यवहार कैसा था, मैंने फिजिकल बॉडी के प्रति कितना ध्यान रखा, मेरे में सामर्थ्य शक्ति कितनी थी। और जब कर्तव्यों के चुनाव की बात आती है, मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया कि नहीं किया, क्या मैं अधिकार ही मांगता रहा, दायित्वों का ध्यान नहीं रखा क्या मैंने, क्योंकि अधिकार तो उससे मिलते हैं जो दायित्व निभाता है। जो कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उसे पिता की, माता पिता की प्रॉपर्टी में, गुरु के ज्ञान में से अधिकार मिलते हैं उसका सेवन करने का। शुक्र की पेन ड्राइव लगाने से मुझे पता चलेगा कि मेरे शरीर में वीर्य, क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया या मैं अपने अनमोल वीर्य को यूं ही नालियों में बहाता रहा, इधर उधर भटका। मेरे जीवन का सर्व उत्कर्ष 7वीं धातु बड़ी मुश्किल से बनता है वीर्य। हमारे ऋषि आशीर्वाद देते थे वीर्यवान भव। अब हनुमान जी तो है ही वीर्यवान, तभी तो ब्रह्मचारी हैं। और वीर की इतनी कीमत है, इतना श्रेष्ठ है कि शिवजी और पार्वती के जो पुत्र हैं ये गर्भस्थ है ही नहीं। मां पार्वती ने सोचा
छुआ एक मिट्टी को और उसमें प्राण आ गए, वो गणपति हो गए। और शिव जी का तो वीर अग्नि नहीं संभाल पा रहे थे, वो इतना तेजस्वी था। फिर 6 कृतिकाओं ने गंगा नदी में, जो पावन नदी जो उसको संभाल सकती, वो भी घबराने लगी। तो 7 कृतिकाओं, जो 6 कृतिकाएं थी जो मां के समान थी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इतने वीरवान तो कार्तिकेय हुए। 1 साल का बच्चा जो है वो मार रहा है राक्षस को। शुक्र से पता चलेगा मैं मां के प्रति कैसा था, पत्नी के प्रति कैसा था, बहन के प्रति मेरे कैसे कर्तव्य थे। और अगर कोई मेरी मित्र है तो उसको मैंने धोखा तो नहीं किया, चीटिंग तो नहीं किया। बुद्ध का पेन ड्राइव लगाते ही मुझे पता चलेगा जो जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, क्या मैं कह सका समय आने पर, क्या मेरी वाणी उसे अभिव्यक्ति दे सकी। कई लोग तोतले हो जाते हैं, कई लोग हकलाने लगते हैं। ये वो लोग हैं जिनका बुद्ध उनको आशीर्वाद नहीं दे रहा। मेरे मामा के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरी वाणी में क्या सरसता है। वेद का वचन है रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है, लेकिन इस रस का क्या मैंने सरसता से पान किया। जब ये रस सरसता से पान करता है तो सरस्वती बन जाता है। उस ज्ञान को सरसता से और परोपकार की भावना से जब अभिव्यक्त हो तो शक्ति को सरस्वती कहते हैं। बुद्ध में इतनी सामर्थ्य। क्या मेरे शनि की पेन ड्राइव बताती है विनम्र था, शक्ति थी तो क्या मैं विनम्र था, ज्ञान था तो मैं अहंकारी तो नहीं था। देखिए राम और रावण में तो इतना ही अंतर है, तपस्या में, ज्ञान में, कर्मकांड में, पौरुष शक्ति में, धर्म में रावण राम से कहीं कम नहीं था। और उस जैसा तो भक्त नहीं था। भक्ति उसकी तो बहुत महान थी, अपने 10 शीश काट दिए उसने। लेकिन चरित्रहीना पुनंती न वेदा, चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। एक मां सीता का अपहरण किया उसने, ये जो दाग लगा उसके पूरा वंश नष्ट हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अंत समय ना दिया ना बाती। तो शनि बताता है मैं अपने अनुजों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति क्या मैं उनको अपना मानता हूं। तनख्वाह देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। उनके बीवी बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी योजनाओं में क्या मैं सहायक रहा, पिता की तरह, कुलपति की तरह क्या मैंने उनका ध्यान रखा। तो मेरी यशोगाथा गाई जाती है। मृत्यु के बाद आपके परिवार के लोग आपकी यशोगाथा नहीं गाते, आपके कर्मचारी, आपके नीचे काम करने वाले, वो आपकी यशोगाथा गाते हैं। राम जी की यशोगाथा तो देखिए बानर, देखिए कच्छप, देखिए भालू, वो जंगली जनजाति के लोग गुणगान करते रहे। परिवार के लोग तो छोटी छोटी आपदाओं में रहे। ये 9 पेन ड्राइव में है हमारे पास। नक्षत्रों के पास सब कुछ है और कोई पेन ड्राइव खराब नहीं है। तुम्हारे ही कर्म अच्छे या बुरे हैं, पेन ड्राइव तो न्यूट्रल गियर में आके हमारे सामने रख देते हैं। ये जो 9 नक्षत्र माला विधि है, हाँ। ये वस्तुतः हमारे जीवन के कौन हमारा मित्र होगा। पर ये मेरे लिए बहुत नई जानकारी है गुरुजी। मैं व्यूवर को भी चाहूंगी कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम तो आज तक सिर्फ चंद्रमा की ही पेन ड्राइव लगाते आए हैं। हमें ये मालूम है कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ और वो चंद्रमा की पेन ड्राइव है। मुझे नहीं लगता हम में से आज तक किसी ने बुध की पेन ड्राइव लगाई है। हम में से किसी ने ये ढूंढा है, जाना है। किसी को भी क्या ये मालूम है कि सूर्य उनका किस नक्षत्र में है, राशि में है, ये तो मालूम है। आप जिसको थोड़ा भी ज्ञान ज्योतिष का है वो समझ सकता है, लेकिन उसमें भी और बारीकी से जाके ये समझना कि उस राशि में किस नक्षत्र में हमारा क्योंकि शुक्र बैठा है, बृहस्पति बैठा है। जब हम यही नहीं जानते गुरुजी, तो पिछले जन्म का जो कर्म जिसके बारे में आप बता रहे हैं, फिर वो तो हमें कैसे ही मालूम होगा। तो मेरे लिए ये बहुत नई जानकारी है, मेरे दर्शकों के लिए भी ज़रूर होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब इसमें अगला सवाल मेरा ये है कि ये तो फिर जितनी पेन ड्राइव है ये पिछले जन्म का कर्म बता रही है, भविष्य कौन बताएगा फिर? यही भविष्य भी बताती है पेन ड्राइव या खाली पिछले जन्म का बताती है? देखिए, ये आपका प्रश्न बड़ा कीमती है और ये तो वो वाली बात है ना कि अच्छा गुरु अपने सारे ट्रिक एक दिन में नहीं दिखाता। जी, पर हाँ ना में तो हमें बताइए, भविष्य भी पता चलता है इससे? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है भविष्य है क्या?
जो वर्तमान में मैं कार्य कर रहा हूं उसका जो प्रतिफल है वो भविष्य है। आप मुझसे भविष्य का पूछेंगे, मैं पूछूंगा आप क्या कर रहे हो। अगर वर्तमान तुम्हारा सक्रिय है तो उसी से ही तो भविष्य का फल आएगा। ठीक बात। तो लोग कहते हैं मेरा भविष्य बता दो, मैं कहता हूं मुझे अपना वर्तमान बता दो। तो वर्तमान इज द मास्टर की, जिससे हमें पता चलेगा उसका प्रतिफलन क्या होगा। अब जो ये जो 9 नक्षत्र हैं, हाँ। इन 9 नक्षत्रों में भी इनके अलग अलग विभाग हैं। अच्छा, और उन विभागों की चर्चा अब हम कर लेते हैं। तो गुरुजी, जैसा मैंने पहले भी पूछा था कि नवतारा नक्षत्र विधि ये क्या होती है, क्योंकि हमने सिर्फ इसका नाम ही सुना है, आगे इसके बारे में 1 पैसे की जानकारी नहीं है, वो आप बताइए। नहीं, आपका वो जो 1 पैसा है वो बहुत कीमती है, वो बाकी के 99 पैसों को खींच के लाएगा। जी। दरअसल हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें जो 27 नक्षत्र हैं उसको हमने क्या करा, 9 भागों में डिवाइड किया। एक ग्रुप बना दिया 9 प्रकार के प्रभाव, और वो रिपीट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे ले ले, जातक की मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसका भाग्य कैसा होगा, दैनिक जीवन के उसके कर्म कैसे होंगे, वो किन लोगों के साथ अपने आप को मित्र अच्छा मानेगा। आपको लगता है ना किसी के साथ मिलके यार मेरी इससे बहुत पटती है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, दुख सुख में मेरे काम आता है। कुछ लोगों से आप मिलते हैं, आपको लगता है मुझे अवॉइड करता है, ये तो इसको तो बस पता चल जाए मेरे में कमी क्या है, ये उसे यूज़ करता है। ये तो बॉस के पास जाके मेरे मुंह पे तो मेरी अच्छाई करता है और पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। तो मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? तो हमें पता चलना चाहिए कौन से नक्षत्र हमारे ऐसे वाले होते हैं, कौन से नक्षत्र वो हैं जो तुम्हारे ही जन्म काल वाले नक्षत्र हो सकते हैं। मान लो आपका अश्विनी है और आपका जो मित्र बना वो भी अश्विनी है, तो ये कैसे रहेंगे? तो हम इसको यूं ले लें कि कुछ नक्षत्र होते हैं जिससे मिलने पर संपत्ति बढ़ती है, प्रॉपर्टी बढ़ती है। किसके साथ मिलने पर हमारी एजुकेशन, हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। तो ये अलग अलग नक्षत्र, और कुछ तो ऐसे हैं जो वध कर देते हैं। वध, हत्या वाला वध, हत्या वाला भी है, अपमान वाला भी है, अपयश वाला भी है। और कृष्ण जी ने क्या कहा था कि नहीं, युधिष्ठिर को अगर तुमने मारना है तो मारो मत, भरी सभा में जाके उसे कह दो ओए तूने ऐसा किया, उसका वध हो गया। अपमानजनक शब्द किसी विशिष्ट व्यक्ति को भरी सभा में बोले तो ये उसका वध है। ब्राह्मण का वध उसकी चुटिया काट दो, उसका वो ट्रांसमीटर जिससे वो ब्रह्मांड से अनंत सूक्ष्म ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। जैसे नारद जी के सिर पे एक चुटिया होती है, जैसे कृष्ण जी के मोर मुकुट, एक मुकुट अलग से पहन रखा है, जैसे शिव जी एक जूड़ा ऊपर करके गंगा जी बाहर रखी हैं और वो पानी, ये सब ब्रह्मांड से ऊर्जाओं लेने के अलग अलग चैनल हैं। तो ये वध हर किस्म का देखने योग्य होता है। तो पहले तो हम वो 9 नक्षत्र वो कौन से होते हैं। एक नक्षत्र होता है जन्म नक्षत्र, आप ही के जन्म जैसा ही दूसरा नक्षत्र। अब 27 नक्षत्रों में से ऐसे समझ लें, पहला, 10वां और 19वां जो नक्षत्र है ये जन्म नक्षत्र है। पहला, हाँ। 10वां और 19वां। अब आप कहेंगे ये कैसे समझें? तो जैसे अश्विनी नक्षत्र पहला है, हाँ। तो 10वां नक्षत्र मघा होगा और 19वां नक्षत्र मूल होगा। यानी ये तीनों नक्षत्र केतु के हो गए। अच्छा, केतु के नक्षत्र के जितने भी लोग होंगे वो तुम्हारे जन्म नक्षत्र हैं, जन्म जैसे भाई बहन जैसे हैं। मतलब किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, हाँ। उसके लिए ये जो केतु के 3 नक्षत्र आपने बताए, पहला, 10वां और 19वां, इसे वो ऐसे जन्म नक्षत्र हुआ। अब इसको ऐसे समझे, आपका रोहिणी को हुआ। हाँ। तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, क्योंकि रोहिणी का नक्षत्र का अधिपति कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के बाकी के भी तो 2 नक्षत्र है ना। अब एक तो रोहिणी है और दूसरा है श्रवण, हस्त है, और तीसरा है श्रवण। तो रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन तीनों का स्वामी चंद्रमा है। तो ये आपके मित्र, ये आपके जन्म नक्षत्र हो गए। ओके।
यानी इसको आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके नक्षत्र का स्वामी कौन है। उसके जो अन्य 2 नक्षत्र हैं वो आपके जन्म के नक्षत्र हैं, वो आपके भाई बहन जैसे हैं। अब आसानी से समझ में आ गया हाँ। आपका? मतलब मेरा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसको प्रथम मान के उससे 10वां और 19वां नक्षत्र जो है वो मेरा जन्म नक्षत्र हुआ। इससे आत्मा और मन की जानकारी मिलती है। आत्मा के तल पर भी हम एक जैसे हैं और मन के तल पर भी एक जैसे हैं। अब देखिए, आप किसी को दोस्त बनाएं और अपने जन्म नक्षत्र के स्वामी ही वो अगर हो तो आत्मा के तल पे और मन के तल पर आप मित्र रहेंगे। कुंडली तो नहीं दिखाई ना मैंने आपको? नहीं। अब इससे आसान क्या मैं आपको बात बता सकता हूं? ठीक बात। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा होता है संपत्ति। उसमें क्या होता है? धन, प्रॉपर्टी की वृद्धि होती है। अब धन भी गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। वाह। मन के तल पर, आत्मा के तल पर तो हम समृद्ध हैं ही हैं। अब दूसरा जो नक्षत्र होगा, अब अश्वनी के बाद जो भरणी है ये दूसरा है, यानी आपके नक्षत्र से अगला नक्षत्र। समझ गया? हाँ। अब पहले हमने किया था 1, 19, 20। हाँ। पहले हमने किया था 1, 10, 19। हाँ। अब हम करेंगे 2, 11, 20। एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ये कैलकुलेशन की बात है पर इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। तो संपत नक्षत्र 2, 11, 20 होते हैं। दूसरा 11वां और 20वां। आपके नक्षत्र से दूसरा, आपके नक्षत्र से 11वां, आपके नक्षत्र से 20वां, तो वो एक ही ग्रह के 3 नक्षत्र आएंगे। अब अगर रोहिणी नक्षत्र है तो दूसरा मृगशिरा नक्षत्र हुआ। अब मंगल के जो नक्षत्र होंगे वो सब दोनों नक्षत्र भी एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। इससे मेरी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अश्विनी नक्षत्र वाले को भरणी प्रॉपर्टी देने वाला है, कृतिका नक्षत्र वाले को रोहिणी प्रॉपर्टी देने वाला है दूसरा, रोहिणी नक्षत्र वाले को मृगशिरा प्रॉपर्टी देने वाला। देखिए कितना आसान हो गया। हाँ। आपने सवाल किया गुरुजी मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मैं किससे? अब आप देखिए नक्षत्रों के अधिपति क्या आपके पास है तो उनसे संपदा बढ़ेगी। प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसा ही ढूंढ लो जो दूसरे नक्षत्र का हो, तो संपदा बढ़ाने वाले योग बनेंगे। ये चीज इस नक्षत्र माला की सबसे कीमती होती है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये टेबल है, इस टेबल को अगर हम समझ लेंगे, जैसे अश्विनी नक्षत्र होगा तो मघा और मूल ये तीनों केतु के नक्षत्र है। अब मान लीजिए किसी का भरणी है तो पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाखाड़ा, इसका स्वामी भी शुक्र है, तीनों का स्वामी शुक्र है, ये प्रॉपर्टी देने वाले होंगे। अब अगर भरणी नक्षत्र के बाद कृतिका देखेंगे तो सूर्य के मुझे 3 नक्षत्र लेने होंगे जो उससे एक स्टेप आगे है, तो उसके लिए उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका। लेकिन खास बात क्या है कि पहला हमने 1, 10, 19वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र होता है, इससे हमारा आत्मा और मन का तल मिलता है। फिर संपत्ति देने वाले नक्षत्र दूसरा 11वां और 20वां होता है आपके नक्षत्र से, इससे धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। तीसरा होता है, ये है खास विपत्त, ये विपत्ति डालेंगे। कौन सा? तीसरा, 12वां और 21वां। बच के रहना होता है इनसे। ये क्या करेंगे? जीवन में विपदाएं, बाधाएं, संघर्ष, रुकावटें, इन्हें बड़ा मजा आता है। आपके नक्षत्र का तीसरा, मान लीजिए किसी का अश्विनी नक्षत्र हो तो अश्विनी भरणी, जो कृतिका नक्षत्र के लोग हैं ये अश्विनी को बाधा पहुंचा देंगे। अश्विनी, भरणी, कृता, विपदा, इनके कार्य ये नहीं कि ये जान के देंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको इनसे संघर्ष आ जाएगा, परेशानियां आ जाएंगी। वो चाहेंगे नहीं लेकिन व्यवहार में, बातचीत में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, परेशानी आएंगी। अच्छा, एक होता है चौथा क्षेम। क्षेम नक्षत्र 4, 13 और 22वां नक्षत्र है, ये आपकी सुरक्षा करेंगे। वो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, योग क्षेम वाहम में हम, मैं धन भी दूंगा और जो दूंगा उसकी रक्षा भी करूंगा। ये नहीं धन दिया और चोर ले गए। कृष्ण कहते हैं मेरी उपासना करने से जो धन समृद्धि मिलेगी उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। योग मैंने जोड़ना, क्षेम मैंने रक्षा करना। तो चौथा नक्षत्र होता है, कैटेगरी है क्षेम की। इसमें क्या है? सुरक्षा, रक्षा, कुशलता, साथ देना। विपत्ति में वो आपके साथ, चाहे वो आप गलत हैं, आपको दोस्ती निभाया जा रहा है,
अब कर्ण दोस्ती निभाया जा रहा है बेचारे से, पता ही है गड़बड़ कर देता है दुर्योधन, पर उसका साथ दे रहा है। ये क्षेम नक्षत्र की कैटेगरी आती है, ये चौथी श्रेणी है। पांचवी श्रेणी है प्रत्यरी, ये दुश्मन है। अरि मैंने शत्रु, प्रतिअरि मैंने सामने वाला शत्रु। ये पांचवा, ये 14वां और 23वां नक्षत्र, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र है। ये शत्रुता करेगा, ये आपका अपमान करेगा। आप इससे राय दोगे वो नहीं, गलत, आपकी बात को ही काट देगा, सुनने से पहले ही काट देगा। इससे भय मिलेगा, दुख मिलेगा। प्रत्यरी, ये 5वां है। इनकी तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। अब छठा है साधक। ये सद जाएगा, भाई मुझे ये लड़की पसंद है, सुन नहीं रही मेरी बात, प्रयत्न करो, सद जाएगी। ये मुझे दोस्त बनाना है, पर ये पता नहीं क्यों नहीं मुझे भाव दे रहा, चेष्टा जारी रखो। ये गुरु बहुत अच्छे हैं, मुझे इन्हीं को गुरु बनाना है, पर वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। करो कोशिश, तुमने एग्जाम पास करना है, तुम नहीं कर पा रहे, करो, फिर करो। इस बार तुमने एग्जाम दिया, फेल हो गए सीए में, अगली बार करो, फिर फेल हो गए, अरे फिर करो। साधक नक्षत्र तुम्हारा काम साथ देगा। ये छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र होता है आपके जन्म से। आपके जन्मकालीन नक्षत्र से छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र, सफलता मिलती है, उपलब्धि मिलती है, और परिश्रम के बाद उन्नति मिलती है। इस नक्षत्र की खूबी है। 7वां खतरनाक है, वध। ये 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र है आपके जन्म नक्षत्र से। 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र। मृत्यु तुल्य कष्ट, अपमान भरी सभा में आपने सोचा कोर्ट में गवाही ये तो मेरे पक्ष में देगा, ये तो मेरा ही आदमी है, वो आपके खिलाफ गवाही देगा। अपयश, अपमान, घोर निंदा दिलवाता है। 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र आपके जन्म काल से। 8वां नक्षत्र बढ़िया, मैत्री। शादी करनी है, ले लो 8वें। इस 8वें, 17वें और 26वें नक्षत्र को पकड़ लो। अच्छा, मैत्री रहेगी। कुंडली के ग्रह कहीं भी कैसे ही हो, यद्यपि उनके शुभ अशुभ प्रभाव तो आएंगे, लेकिन फाइनली क्या होता है यार, रोज लड़ते हैं, शाम को फिर गोलगप्पे खा रहे होते हाँ, होता है ना। हाँ, तो ये मैत्री वाले मित्रवत व्यवहार करते हैं, संकट में साथ निभाते हैं। यूं छोटी छोटी बातों पे लड़ते भी हैं, परंतु साथ निभाते हैं। ये क्या करते हैं, इनके मन में भेद नहीं होता। मतभेद तो हो सकता है कि आपकी मेरी सोचने की, मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन हृदय में आपके विरुद्ध नहीं है। और 9वां तो परम मैत्री के नक्षत्र है। 9वां, 18वां और 27वां, देखो पूर्णांक बना, 9वां, 18वां, 27वां। अति मित्रता, दुख और परीक्षा में खरे उतरेंगे। अर्जुन के लिए कृष्ण परम मैत्री के नक्षत्र वाले हैं। ये आपके शुभ चिंतक होते हैं। तो विवाह के लिए फिर इनको पकड़ा जाए? अरे ये तो सबसे उत्तम नहीं, मैंने तो आपको 3 छोड़ दिए हैं। हाँ। तीसरा, 7वां, एक मैंने तीसरा, 5वां और 7वां, 3 छोड़ दो भाई। बाकी सब बाकी मंगल में कोई टेंशन नहीं है। तीसरा छोड़ दो, वो विपद है, और 5वां छोड़ दो, प्रत्यरी, वो तो दुश्मन है। और भैया, और जो आपका 8, 7वां, वो तो वध है। 3, 5, 7 टेंशन देंगे आपको। इनके साथ तो पार्टनरशिप मत करो, इनके साथ तो दुकानदारी मत करो, और शादी तो भैया भूल के मत करो। चाहे वो कितने ही ये जो नीले बक्से में पैक होके पति आए हैं ना, ये वध नक्षत्र वाले हैं, चेक कर लो। अब बताइए नक्षत्र कितना सटीक ज्ञान दे रहे हैं आपको। अब रह क्या गया? हाँ, ठीक बात। अब इसी को हम शुभ तारा कह रहे, ये 9 ताराएं हैं। तो पहली तारा हमने कौन सी देखी? जन्मनी नाता। हाँ। दूसरी तारा संपत, जो संपत्ति देती है। तीसरी विपत, जो विपत्ति देती है। और चौथी क्षेम, जो दुख सुख में लाभ देने वाली है, सफलता देगी, कल्याण करेगी। और 5वीं प्रत्यरी, ये दुश्मन है, ये पार्टी में, राजनीति में आ गया है तुम्हारे, मौका मिलता ही दूसरी पार्टी में भाग जाएगा, प्रत्यरी है। छठा साधक, साधा जा सकता है। 7वीं कैटेगरी वध की है,
3, 5, 7 से सावधान, और 8वीं मैत्री और 9वीं परम मैत्री। अब किसकी, भारत की रूस से और अमेरिका से किससे दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी? नक्षत्र उठा लो ना उसका, उस राष्ट्रपति का नक्षत्र उठाओ और अपने राष्ट्रपति का नक्षत्र उठाओ, लो हो गया फैसला। तुम्हें एकदम पता चल जाएगा ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं। हाँ। तो यही नवतारा समूह है 9 नक्षत्रों का, और ये 27 नक्षत्रों में ये परिभाषित हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे आनंद की बात है, ग्रह जब गोचर करते हुए इन नक्षत्रों से गुजरते हैं तब ये प्रभाव बहुत ज़्यादा देते हैं। मान लो कोई, अब मेरा ग्रह प्रत्यरी नक्षत्र में है, या मेरा कोई ग्रह, हम तो योग समझ रहे हैं राजयोग, वो वध नक्षत्र में बैठा है, वो विपत नक्षत्र में बैठा है। पहले ज्योतिष की सूत्र ये है, क्या प्रेत्यरी में, क्या विपत में और वध नक्षत्रों में तो नहीं है ये ग्रह? नहीं तो उनकी दशा दशा अंतरदशा आने पर आपको तो लग रहा है राजयोग, रिजल्ट मिल रहे हैं उल्टे। आप बोलो। और कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि हुआ क्या है, और हम वहां नहीं जा पा रहे ना, हमें कौन सा रोग है ये डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा है। और एक रोग आ गया, हमें पता चला ये जो हमारे छठे भाव का स्वामी है वध नक्षत्र में बैठा है, वध करेगा ये हमारा। भैया उसका ध्यान रखो, खान पीन में ध्यान रखो, अलर्ट रहो। उसकी दशा अंतरदशा गोचरीय प्रभाव जब आएंगे शरीर को कष्ट, वध का मतलब मरना नहीं है, मृत्यु तो जब अंतिम समय आएगा तो वो अपना रोल अदा कर देगा, उससे पहले तो बाधाएं दे देगा ना, कष्ट दे देगा ना। अचानक ऊपर से नीचे गिर गए, अचानक पैर फिसल गया, बाथरूम में नहा रहे थे दादाजी और गिरे और कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो ये सब वध में आ रहे हैं। हाँ, ऐसे में अगर लग्नेश बलवान है, स्वक्षेत्री है, उच्च का है, तो वो आपकी रक्षा भी करता, मारने वाला मारता है, बचाने वाला बचाता भी है। शुभ ग्रहों की दृष्टि आपको बचाती भी है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव अशुभता देते भी हैं। ये है नवतारा ज्योतिष का सूत्र। पर इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि आप अगर सिर्फ इतना भर याद कर लें, कंठस्थ अगर आप कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमें एकदम पता चल जाता है कि कौन सा सूत्र कहाँ एप्लीकेबल होगा, और अगर हमने एक सूत्र भी याद कर लिया तो हमारा पता चल जाएगा। जन्म नक्षत्र याद कर लो, 1, 10, 19 जन्म नक्षत्र, उसके बाद एक एक बढ़ाते जाओ। 1, 10, 19, 2, 11, 20, ये हमारा जो दूसरा संपत्ति बढ़ाएगा दूसरे वाला। हाँ। तीसरा वाला भैया ये परेशानी करने वाला है। वो बहुत से लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर उसके बाद से ऐसा बिगाड़ हुआ कि अभी तक कुछ ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए। तो वो आपको नक्षत्र देख के पता चल जाएगा कि वो शुरुआती तो चलो कुछ दिनों का भ्रम था, लेकिन अब जो भविष्य है वो आगे सुधरना जरा मुश्किल है। कोर्ट कचहरी के केस इसलिए हो रहे हैं कि लड़की का जो है, लड़के के साथ हमने पत्री तो मिला दी थी, पर वो प्रेतरी भी निकली, वो तो दुश्मनी निकाल रही है, वो तो मुंह में कुछ है भीतर कुछ है। उसके गाइड करने वाले उल्टी गाइड कर देंगे, माँ गलत गाइड कर देगी, भाई और मैं हूं ना तो लड़, इसकी ऐसी की तैसी। और वो ये नहीं सोच रहा जिस बहन की शादी करी है, 2 बर्तन इकट्ठे होते हैं, वो टकराते हैं, ठीक बात, अलग नहीं कर सकते। और एक आध बेबी बच्चा हो जाए तो हमें उसको निभाना है, गलतियों को सुधार लो, इतनी सी तो बात है। ये नक्षत्र आपको बस संकेत देते हैं, हम ये कर सकते हैं, और नक्षत्र कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही के कर्म आपके साथ ऐसे आ रहे हैं। पूर्व जन्मों के ऋण अनुबंध, पत्नी के साथ शत्रुता हो रही है, पति के साथ, ये नक्षत्र ये बता रहे हैं, पूर्व जन्मों के ऋण अनुबंधों को बता रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी है तो वो समय भैया शांति से गुजार लो, धैर्य से गुजार लो। अब पांडवों ने भी तो बेचारे देखो जंगलों में बिता रहे थे, राम जी तो जंगलों में चले गए थे। अगर वो अपने वहां रहते तो, राजमहल में रहते तो समस्या का समाधान तो नहीं होता ना, वो तो जंगलों से होना था। और ये भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जंगल गए, 14 वर्ष का वनवास था, इसीलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए, इसीलिए वो प्रभु श्री राम बने। तो बिना कठिनाई के अगर आप राम बनना चाहें तो फिर वो जीवन में मिलता है नहीं, उसके लिए उतनी कठिनाई भी झेलनी पड़ती है। अब क्योंकि हम राम जी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं उनके पिताजी दशरथ जी की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अब तो बड़ा विकट समय मेरा आने वाला है, और ये कहा उन्होंने कि शकट योग बन रहा है। कमाल है, आपको ये योग याद है, अद्भुत। ये कैसे उन्हें भान हुआ कि शकट योग बन रहा है, और उसका भी क्या इन नक्षत्रों से ही कुछ जुड़ाव है? बिल्कुल, उस
वर्णन कर रहे हैं, वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। रामायण अगर आप पढ़ें तो वाल्मीकि जी पढ़ें। हर विशिष्ट स्थिति में वो तिथि का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें नवमी तिथि थी, वो कह रहे हैं उसमें अभिजीत नक्षत्र था, वो कह रहे हैं कि ये इस तिथि में इस नक्षत्र में ये घटना घटी थी। दशरथ जी कहते हैं कि मेरा समय ठीक नहीं है, राम जी जंगल चले गए, मेरा अंत निश्चित है, मैं न जी पाऊंगा। शकट योग, क्योंकि कुछ गणना करने वाले ऋषि मुनियों ने बताया है, ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरा शकट योग सक्रिय हो गया। मैं एक, वैसे तो कई सूत्र हैं, एक सूत्र देता हूं। गुरु जब चंद्रमा से खडष्टक योग बनाए, यानी गुरु चंद्रमा से छठे या आठवें हो, तो इसी को शकट योग कहते हैं। और वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वो अपमान भी करता है और तकलीफ भी देता है, परेशानियां भी देता है। और जब ये शकट योग त्रिक भाव में हो, छठे आठवें 12वें में हो, तो कष्ट और भी ज्यादा। छठे भाव में हो तो कोर्ट कचहरी, छठे भाव में हो तो रोग असाध्य, छठे भाव में हो तो शत्रु वैरी, अष्टम भाव में हो तो अचानक ना समझ में आने वाली विपदाएं, ऊपरी बाधाएं, भयंकर स्वप्न, स्वप्न में कोई बिल्कुल गंजे सिर वाले कुछ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई वो दिखाई दे रहे हैं, सांप दिखाई दे रहे हैं, डाकनी शाकनी। और 12वां भाव जेल का, 12वां भाव बंधन का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का, 12वां भाव अपयश का, शरीर की हानि का। त्रिक भाव में अगर ये शकट योग पड़ जाए तो ये बहुत वैरी हो जाता है। अब आप ये पूछें, ये तो गुरुजी लगभग चंद्रमा हर महीने 4 से 5 दिन शकट योग तो बनाएगा ही बनाएगा ना। हाँ, ये भाई साहब छठे आठवें तो आएंगे ही आएंगे। हाँ। हर महीने 4-5 बार हो जाएंगे, तो इन लोगों का तो फिर आपने गड़बड़ी कर दिया। नहीं, हाँ। इस योग को भंग करने के भी योग हैं। अब मान लीजिए ये चंद्रमा उच्च का हो जाए, शकट योग भंग। मान लो यहां गुरु उच्च का हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए, गुरु धनु या मीन का हो या कर्क का हो, उच्च का हो, शकट योग भंग। चंद्रमा कर्क राशि का हो या चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का हो, शकट योग भंग। इस गुरु और चंद्रमा को अगर मंगल देख ले, शकट योग भंग। ये चंद्र और गुरु, इनमें से कोई त्रिकोण केंद्र में आ जाए, शकट योग भंग। अब इसमें क्या होगा? अपमान हो सकता है, बीमारी आ सकती है और कष्ट आ सकते हैं, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब छठे आठवें 12वें जाएंगे, फिर दशरथ जैसे प्रयाण कर जाएंगे। बड़ा अनुभव और बड़ी, मुझे तो लगता है, याददाश्त की इसके लिए ज़रूरत होती है कि इतनी बातें दिमाग में आपके बैठी रहें कि जैसे ही आप गणना शुरू करें आपको वो तुरंत याद आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन 20 दिन बाद याद आए कि अरे वो तो मैंने कुंडली देखी थी। तो इसके लिए बड़ा अनुभव और बड़ी याददाश्त की ज़रूरत होती है, और इसीलिए हमें गुरुजनों का आशीर्वाद और उनका साथ चाहिए होता है, जो आज मुझे मिला हुआ है। ममता बनर्जी की पत्री में भी तो शकट योग है, अभी चल रहा है। और ये शकट मुकुट योग कैसे बना? हाँ, शकट मुकुट योग मुकुट में बदल जाता है। शकट योग हो, अब चंद्रमा उच्च का हो या गुरु उच्च का हो, उनका गुरु उच्च का है ना, तो शकट योग भंग हुआ और मुकुट योग बना। वो कैसे जनमानस में अपनी छाप बिठाती हुई, लोगों के हृदय में रहती हुई, राज करती हुई ममता बनर्जी, देखिए कितने वर्षों से याद की जा रही हैं, लोग उनको हमेशा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हाँ। परंतु अब पूछो, अब क्या स्थिति होगी? अब ये शकट योग भंग हो रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? ये जो मुकुट योग था, शकट योग भंग नहीं, ये जो मुकुट योग था ये भंग हो रहा है, क्योंकि अब उनके ऊपर आ रही है बुध की दशा। गुरु की दशा में तो शकट योग मुकुट योग बन गया था, तो वो सत्ता में थी, मुख्यमंत्री बनी, कोई वो चाहती थी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। हाँ। लेकिन वो नहीं बन सकती थी। अब ये जो मुकुट योग था ये भंग हो रहा है, क्योंकि अब बुध की बुध की महादशा शुरू होने वाली है, और बुध उनका अस्त है। जिसका सितारा अस्त हो गया उसका भाग्य भी अस्त हो गया। वो अब सत्ता से जा रही है, अस्त हो गया। ये है सूत्र नक्षत्र ज्योतिष का।
शकट मुकुट योग, इसके बारे में आप क्या पहले जानते थे? मुझे प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ममता बनर्जी के भाग्य का निर्धारण भी बहरहाल अब कुछ दिन ही बाकी बचे हैं, जी। वो हम सबके सामने आ भी जाएगा।